हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं दिनेश यादव जुड़ा हूँ आप लोगों से 12th क्लास का एक प्यारा सा चैप्टर करवाने, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। ओके, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो बेटा, ये चैप्टर आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही में आपके जेई और नीट में भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ईजी होते हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सारी चीजों को सोचो, सही ढंग से कैलकुलेशन करो, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक प्यारा सा चैप्टर रासायनिक बल गतिकी। अब देखो बेटा, इसमें दो वर्ड्स है, एक तो है आपके पास रासायनिक, दूसरा आपके पास बल गतिकी। दोनों का बेसिक मतलब क्या है वो सीखो, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास है रासायनिक। रासायनिक मतलब केमिकल्स, जो भी अपने पास डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे के सारे अपने लिए क्या है, केमिकल्स है। H2 हो गया, अल्कोहल हो गया, जितने भी केमिकल्स है वो। ओके, तो जब भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ओके, रिएक्शन करते हैं, उनकी बात करें हम लोग। दूसरा अपने पास बल गति की। बल गति का मतलब है कि वो किस स्पीड से रिएक्शन कर रहे हैं, कितनी तेजी से वो अभिक्रियाएं हो रही है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जहां पर जो भी अभिक्रिया हो रही है वो कितनी तेजी से प्रोसीड हो रही है और कितने टाइम में वो अभिक्रिया खत्म होगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, मेनली जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो तीन बातों को कवर करेंगे। एक तो अभिक्रिया के वेग को कवर करेंगे, दूसरा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को कवर करेंगे, तीसरा अपने पास रहेगा अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब क्रियाविधि से मतलब है, जैसे आपने SN1 SN2 के नाम सुना होगा, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं SN1 दो स्टेप्स में पूरी होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। दूसरा SN2 के बारे में पढ़ा होगा, एक पद में पूर्ण हो जाती है। तो वो क्या है, अपने पास अभिक्रिया की क्रियाविधि है। तो उसके बारे में हम लोग किससे पता लगाते हैं, रासायनिक बल गतिकी से ही पता लगाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बेसिक सी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग अभिक्रिया के बारे में क्या जानते हैं। अभिक्रिया जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। आर का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट, क्रिया कारक। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, क्रिया कारक। और पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट, उत्पाद। ओके, क्या हो गया इसका मतलब, उत्पाद। तो चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक सी बात, आपने अभिक्रिया के बारे में कहां कहां पढ़ा है। ओके, ध्यान से सुनना। हमने अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है 11th क्लास में। 11th क्लास में सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़ते थे उष्मा गतिकी वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने अभिक्रिया के बारे में कहां पढ़ा था, उष्मा गतिकी में पढ़ा था, उष्मा गतिकी। अब उष्मा गतिकी अभिक्रिया के बारे में क्या बताती थी, अभिक्रिया की संभावना के बारे में बताती थी कि कोई भी अभिक्रिया वो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कौन बताता है, उष्मा गतिकी। और वो कैसे बताती थी, उसके लिए भी हम लोग एक टर्म डिसाइड करते थे। वो टर्म थी गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा जब भी धनात्मक होगी, तो इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया हमारे पास कैसी होगी, अस्वैतः होगी। अर्थात अभिक्रिया को पूरा करवाने के लिए हमें बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। बाह्य कारक अब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, और भी ऊर्जा हो गई, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बाह्य कारक। तो उनकी सबकी अपने को आवश्यकता होती है। दूसरा अपने पास होता है, जब भी हमारे पास डेल्टा जी क्या हो, लेस देन जीरो, अर्थात अभिक्रिया हमारे पास कैसी होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती। ये अभिक्रिया जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक अभिक्रिया प्रोसीड होगी, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास एक उत्पाद बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया के बारे में कहां पढ़ते हैं, उष्मागतिकी में, कि वो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है जहां हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, वो है साम्य अवस्था। कौन सा चैप्टर बेटा, साम्य अवस्था। ये दोनों चैप्टर 11th क्लास के हैं। दोनों चैप्टर 11th क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे कि उष्मागतिकी कैसे अभिक्रिया की प्रिडिक्ट करता है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। उसके बाद में हम बात करते थे साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया अगर हो रही है तो किस हद तक होगी, मतलब किस हद तक वो अभिक्रिया पूर्ण होगी। मतलब जो आपके पास उत्पाद बनेगा वो कितना क्रियाकारक टूटेगा जिससे वो उत्पाद बनेगा। जैसे हम लोग वहां पर पढ़ के आते थे, बिल्कुल बेसिक अगर मैं बात करूं, अल्फा के बारे में बात करते थे। अल्फा क्या होती थी, वियोजन की मात्रा, कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसका वियोजन कितना हो रहा है। तो हम लोग कहाँ पढ़ते थे, ये साम्य अवस्था में पढ़ते थे। इसके बाद हम लोग जो अभिक्रिया के बारे में रीड करेंगे वो इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं, रासायनिक बल गतिकी में। रासायनिक बल गतिकी। ओके, और रासायनिक बल गतिकी में हम लोग मेनली तीन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला अपने पास रहेगा अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को मैं लिखता हूं ROR से,
ठीक है, अभी बताऊंगा ये ROR से मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद पता लग जाएगा। दूसरा अपने पास होता है ROR को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो ROR को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। करने वाले कारक। तीसरा जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अभिक्रिया की क्रियाविधि। ज्यादा इसके बारे में हम लोग 12th क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एक आइडिया लेके चलेंगे कि अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे लिखते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग। बाकी डिटेल स्टडी आप फर्दर हायर क्लासेस में करते हो, तो इसके बारे में भी बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग अभिक्रिया की क्रियाविधि। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक बल गतिकी में सबसे पहले ROR को। तो ROR क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को हम लिख लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसको प्यार से बोलता हूं ROR। देखो, ROR, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास एक रिएक्टेंट R है, ये रिएक्शन करके मेरे पास बना रहा है प्रोडक्ट P। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूं कि जब t बराबर 0 हो, t बराबर 0 का मतलब समय जब 0 हो, जब मैंने अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं की, तो मतलब उस टाइम पे क्या होगा, मेरे पास केवल और केवल क्रियाकारक होंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो भी मैं क्रियाकारक को वे करूंगा वही तो मेरे पास रहेगा। ओके, तो मैं बोलता हूं कि इस टाइम पर हमारे पास क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता है, और वो किससे डिनोट करता हूं मैं, R0 से डिनोट करता हूं। अब बताओ क्या उत्पाद बनेगा इस टाइम पे, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने क्रिया अभी स्टार्ट भी नहीं की, अभी तो सिर्फ हमने क्या किया, वे किया है, उसको तोला है क्रियाकारक को, तो वहां पर उत्पाद तो बनने के चांसेस कुछ भी नहीं होंगे। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मेरे पास उत्पाद क्या रहने वाला है, 0। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ समय बाद, जैसे मैं बोलूँ समय टी पर। ओके, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे से, समय टी पर। अब समय टी का मतलब क्या, थोड़े टाइम बाद अभिक्रिया हमने प्रोसीड करवा दी, अभिक्रिया हो रही है, उसके कुछ समय बाद, अब कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, आपके पास उत्पाद बनना स्टार्ट हो चुका होगा। तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास उत्पाद कितना बन गया, एक्स बन गया। तो अब बताओ आपके पास क्रियाकारक क्या रहा होगा, बिल्कुल आर में से क्या होगा, कुछ हिस्सा टूट के गया होगा, और वो हिस्सा कौन सा, जो भी हिस्सा टूटा होगा वो क्या बनाया होगा, उत्पाद बनाया होगा। तो जो उत्पाद है वही तो माइनस करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने क्या किया, R0 माइनस एक्स। अब देखो इसका नोटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम लोग नोटेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, तो उसमें थोड़ा ध्यान से देखना कि जो भी मेरे पास आर नोड है, ये हमारे पास क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता। और प्रारंभिक सांद्रता किसकी होगी, बिल्कुल क्रियाकारक की होगी। ऑब्वियसली बात है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में किसको लेके चलेंगे, क्रियाकारक को ही तो लेके चलेंगे। तो प्रारंभिक सांद्रता अपने पास क्रियाकारक की क्या रहने वाली होगी, आर नोड रहेगी। ठीक है, अगर हम लोग उत्पाद की बात करें तो उत्पाद की तो कितनी रह जाएगी, 0 है। ओके, इसके बाद अपने पास एक और टर्म है आर नोड माइनस एक्स। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर टी से। इस आर टी का मतलब क्या है, समय टी पर, समय टी पर क्रियाकारक की सांद्रता। ओके, चलो ये बात भी हमने सीख ली। आगे क्या है अपने पास, एक और है एक्स। एक्स क्या है अपने पास, समय टी पर। अब देखो एक्स भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि हमारे पास एक्स भी हम लोग बहुत बार कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो एक्स क्या होता है उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। तो एक्स क्या है, समय टी पर उत्पाद की सांद्रता। ये किसकी सांद्रता है बेटा, उत्पाद की सांद्रता। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक बेसिक बातें आपको पहले से पता होगी, और नहीं भी पता थी तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनको जरूरी है, क्योंकि आगे टर्मिनोलॉजी में हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये सारी बातें किसके लिए बोली मैंने, कि अभिक्रिया के बारे में बोली। साथ में मैंने एक बात और बोली, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, मैंने बोला ROR। ROR क्या होता है, इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा, ROR कहलाती है। ओके, बहुत अच्छा। तो चलो अब इसको देखो मैं लिख भी देता हूं। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि सांद्रता में परिवर्तन किससे लिखेंगे, डेल्टा सी। सी का मतलब क्या है, सांद्रता। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, डेल्टा सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो बहुत सारे बच्चे और ये भी बोल रहे हैं सर प्लस और माइनस भी आएगा,
कोई बात नहीं, डरो मत, प्लस और माइनस भी आएगा, उसको मैं थोड़े टाइम बाद समझाता हूँ। तो अभी तो बस ये मान के चलो कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभिक्रिया का वेग होगा इकाई समय में जो भी सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। इतना क्लियर है अभी? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग अभिक्रिया के वेग के प्रकार के बारे में, कि तुम्हारे मतलब आपके पास जो भी अभिक्रिया है उसके वेग है वो कितने प्रकार के होंगे। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वेग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपने पास औसत वेग, दूसरा होता है अपने पास तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो अब उसी को हम लोग आगे बात करते हैं। सेम ऐसी हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी जो अभिक्रिया के वेग है वो भी अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, आर ओ आर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। और दो कौन कौन से होंगे उनको थोड़ा ध्यान से देखो, समझो। दो अपने पास होगा, पहला तो होगा औसत वेग। कौन सा होगा, औसत वेग। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर ए वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए वी। आर ए वी मतलब आर एवरेज, रेट ऑफ रिएक्शन वो भी एवरेज वाला। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, आर एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा अपने पास होगा, उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। कौन सा बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस। ओके, आर आई एन एस टी, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, देखो ये क्या होता है। औसत का मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास एक अंतराल होगा, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सेम परिभाषा क्या हो जाएगी, एक निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, तुम्हारे पास औसत वेग कहलाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अब आ जाओ अपने पास आर ए वी। तो आर ए वी का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बिल्कुल हम लोग इसको किसके लिए लिख सकते हैं, क्रिया कारक के लिए भी लिख सकते हैं, उत्पाद के लिए भी लिख सकते हैं। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला याद रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। कि न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो सकता है बोर्ड में आ जाए, अब हमसे पूछ ले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन, सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रोडक्ट की। चलो पहले रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, क्रियाकारक। क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, परिवर्तन में लगा समय। अब देखो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास कैसी आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी। अभी थोड़े टाइम बाद मैं बता भी दूंगा न्यूमेरिकल की हेल्प से। ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आप खुद सोचो, क्या कभी किसी अभिक्रिया का वेग नेगेटिव हो सकता है? आप तो इसको ऐसे समझो ना, सिंपल बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। क्या आप माइनस की स्पीड से बाइक चला सकते हो, कभी गाड़ी चला सकते हो माइनस की स्पीड से? पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम ऐसी अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, माइनस में पॉसिबल नहीं होता। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या कर दिया, पहले ही एक क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ओके, पहले ही उन्होंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और इस माइनस के बारे में क्या बोला उन्होंने, माइनस के बारे में बोला कि ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि समय के साथ साथ, समय के साथ समय के साथ क्रियाकारक, सॉरी, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे जैसे हमारे पास क्रियाकारक होगा वो अभिक्रिया करता जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी सांद्रता कम होगी। क्यों, क्योंकि वो उत्पाद बना रहा है तो सांद्रता कम होगी। तो ये माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि समय के साथ हमारे पास क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती है, कम हो रही होती है। दूसरा हम लोग इसको किसके लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम ही होगा। क्रियाकारक के लिए जो वेग होगा वही मेरे लिए किसके लिए होगा, उत्पाद के लिए होगा। कि दोनों सेम ही रेट से क्या होंगे, एक सेम रेट से टूट रहा होगा, एक सेम ही रेट से क्या होगा, बन रहा होगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस डेल पी डिवाइड बाई डेल टी। मतलब एक समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय अंतराल। अब देखो यहाँ पर फिर से ही मेन एक बात है, ये मैंने प्लस कैसे लगा दिया, तो प्लस का मतलब है वो भी समझना, प्लस का मतलब है कि हमारे पास समय के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बात, समय के साथ क्या हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को निरूपित करता है। बात समझ में आई? बहुत अच्छा। सेम ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग भी लिख सकते हैं। अब तात्क्षणिक वेग क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, आर इंस्टेंटेनियस। अब जो आर इंस्टेंटेनियस होगा उसका फॉर्मूला देख लो। अब देखो तात्क्षणिक का मतलब है कि एक बिल्कुल क्षण भर में,
ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक निश्चित क्षण भर में जो भी अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन होगा या फिर सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि आर इंस्टेंटेनियस। ओके, ये किसके इक्वल होगा, माइनस, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्रिया कारक के लिए, तो क्रिया कारक के लिए क्या लिखूंगा, डी आर डिवाइड बाई डी टी, मतलब एक अल्प समय में अल्प क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। अगर हमें उत्पाद के लिए लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल उत्पाद के लिए क्या लिखूंगा, प्लस डी पी डिवाइडेड बाय डी टी। देखो आप लोग जानते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर वो सर जगह सुना भी होगा आपने, केमिस्ट्री में सुना होगा कि जो डेल होता है वो किसको बताता है, एक निश्चित समय अंतराल, मतलब एक बड़े अंतराल को निरूपित करता है। दूसरा हमारे पास जो डी होता है वो किसको निरूपित करता है, एक छोटे सूक्ष्म अंतराल को निरूपित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सूक्ष्म अंतराल में हम वेग निकालेंगे तो वो वेग कौन सा होगा, तात्क्षणिक वेग होगा, और एक बड़े अंतराल में वेग निकालेंगे तो वो कौन सा होगा, औसत वेग होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो। ओके, तो हम लोग आगे चलते। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने माइनस का साइन लगाया, ओके, और यहाँ पर जो मैंने प्लस का साइन लगाया उसका मतलब सेम ही है जो मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, माइनस के साइन को कि समय के साथ सांद्रता में कमी हो रही है, रिएक्टेंट है तो क्या होगा, सांद्रता में कमी होगी, और जो प्रोडक्ट है प्लस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, सांद्रता में वृद्धि होगी। चलो अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से आपने अभिक्रिया के वेग के बारे में समझ लिया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग अभिक्रिया वेग की इकाई, यूनिट ऑफ आर। अब देखो अभिक्रिया वेग की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। तो अभिक्रिया वेग की इकाई, मैं तो ये बोलता हूँ जब भी आपको इकाई निकालनी है ना, आप तो बस फॉर्मूला याद रखो, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, लिखो यहाँ पर, बताओ आर का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपने, बिल्कुल बताया था, सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या लिखा था आपने, परिवर्तन में लगा समय, बस यही तो लिखा था। तो अब देखो यहां से हम लोग जो इसकी यूनिट लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे। अब बताओ सांद्रता को हम लोग किस में नापते हैं, सांद्रता जैसे मोलरता होती थी, मोललता होती थी, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या लेके चलेंगे, मोलरता ही लेके चलेंगे। तो बताओ मोलरता को किस में मेजर करते हैं हम लोग, मोलरता को मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। ओके, तो यहाँ पर जो सांद्रता सी है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, डिवाइड बाय जो समय होता है, समय को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जनरली सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं। तो जो भी आपके पास लेना चाहो आप उसमें मेजर कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड में लेके चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस का मतलब क्या है, सेकंड। अगर मेरे को मिनट लेना हो तो मैं क्या लिखता, MIN लिखता था, वो भी मैं बता दूंगा, आप किसी टेंशन मतलब। चलो इसको मैं साथ लिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, समय। ओके, तो हमारे पास ये क्या बन गई, यूनिट बन गई। अगर हम इसको अरेंज करके लिखे थोड़ा सा यूनिट की फॉर्म में, थोड़ा सा फील आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर समय। ओके, अब देखो मेरे को इसको लिखना हो अगर मिनट की फॉर्म में और अगर सेकंड की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल पर लीटर सेकंड। तो ये तो किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने, सेकंड की फॉर्म में लिख दिया। अगर मेरे को मिनट की फॉर्म में लिखना हो तो मोल पर लीटर मिनट। बताओ, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। बस आप तो ध्यान रखो कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखो और यूनिट इजीली कैलकुलेट कर लो, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि अभिक्रिया का वेग है वो रस समीकरण मिति पे कैसे निर्भर करता है। अब इसके बारे में देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना, क्योंकि यहीं से अपने सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जहां से हम लोग न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये सीख गए तो ये मान के चलो आपको अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूं आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं अभिक्रिया वेग पर रस समीकरण मिति की निर्भरता। अब निर्भरता क्या होती है उसके लिए देखो मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखता हूं पहले। हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक अभिक्रिया लिखता हूं अपनी कल्पना से। तो मैंने लिखा कि N1A है प्लस साथ में कौन है, N2B है, और ये बना के क्या बना रहे हैं, N3C बना रहे हैं। एक सिंपल मैंने रिएक्शन लिखी जहां पर, अब देखो यहाँ पर बात, काम की बात किसके बारे में, रस समीकरण मीति के बारे में। तो सबसे पहले ये रस समीकरण मीति क्या होती है इसको तो पकड़ ले, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है आपके पास, एक तो N1 है, एक कौन है, N2 है, तीसरा अपने पास कौन है, N3। तो ये जो N1 N2 N3 है ना, यही बेटा रस समीकरण मिति गुणांक है। बस इनको पकड़ लो, अपना काम हो जाएगा, ध्यान है। ठीक है, तो N1 N2 N3 क्या हो गया, रस समीकरण मिति गुणांक। अब इन पे अभिक्रिया का वेग कैसे निर्भर करता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो अभिक्रिया को एक हमने दो पढ़े, कौन कौन से पढ़े,
एक तो औसत वेग पढ़ा और एक कौन सा पढ़ा, तात्क्षणिक वेग पढ़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ औसत वेग के बारे में। तो आर एवी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो भी क्रियाकारक होता है उससे पहले तो हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और उत्पाद से पहले क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब देखो आर एवी मैं लिख रहा हूं तो मतलब क्या होगा, एक निश्चित समय अंतराल होगा, ओके, एक मतलब बड़ा समय अंतराल होगा जिसमें सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस के साइन के साथ माइनस रस समीकरण मिति गुणांक क्या करना है, आपको भाग लगाना है। ओके, किसमें भाग लगाना है, अभिक्रिया के वेग में। तो यहाँ पर अब अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, डेल ए, मतलब ए में सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई परिवर्तन में लगा समय। तो मैंने क्या किया, रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड अपने पास क्या होगा, N2 के लिए अगर मेरे को लिखना हो, मतलब N2B जो बी क्रिया कारक है उसके लिए लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का साइन तो एक पहले आएगा। माइनस का साइन का मतलब है कि मेरे पास बी क्या है, क्रिया कारक है। थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर फिर से मैं क्या करूंगा, रस समीकरण मिति का भाग लगाऊंगा और सांद्रता में परिवर्तन को क्या लिखूंगा, डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अगर मेरे को सेम ऐसे ही सी के लिए भी लिखना हो तो सी के लिए मैं क्या लिखूंगा, बताओ बताओ, साइन क्या आएगा, जल्दी बताओ, साइन क्या आएगा, बिल्कुल प्लस आएगा। प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्लस मेरे पास क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब मैं प्लस का साइन किसके लिए लगा रहा हूं, उत्पाद के लिए लगा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/n3, ये अपने पास क्या बन जाएगा, डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। ओके, सी मतलब सांद्रता में परिवर्तन, सी की जो तुम्हारे पास उत्पाद है उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखो सेकंड हम लोग ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर INST को भी लिख सकते हैं। INST मतलब तात्क्षणिक वेग को भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे 1 - 1/n1। यहाँ क्या आ जाएगा, तात्क्षणिक वेग लिख रहा हूँ तो अब क्या आएगा, अवकलन आएगा। तो dA डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू -1/n2। यहाँ पर क्या आएगा, dB डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, अब आगे क्या आने वाला है आपके पास, हाँ, प्लस 1/n3 dC डिवाइड बाई dt। ओके बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, मैंने सब जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग किसी पदार्थ की सांद्रता को निरूपित करते हैं तो उस पदार्थ के सिंबल को हम लोग किस में लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी सांद्रता को निरूपित कर रहा है। तो ये बात क्लियर है सबको। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया के वेग की रासायनिक गतिविधि पर निर्भरता निकाल सकते हैं। अब एक और ध्यान से सुनने वाली बात, अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं कि अगर मेरे को लिखना हो कहीं पर क्वेश्चन में तुम्हें दे दे कि ए के विलुप्त होने की दर। अब देखो विलुप्त क्यों होगा ए, क्योंकि ए क्या है अपने पास, क्रिया कारक है। बी अपने पास यहाँ पर इस अभिक्रिया में बी अपने पास क्या है, क्रिया कारक है, और सी अपने पास क्या है, उत्पाद है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए अपने पास अगर मेरे पास क्रिया कारक है तो वो क्या होगा, समय के साथ साथ विलुप्ति तो होगा। बी अपने पास क्रिया कारक है तो वो भी क्या होगा, समय के साथ साथ विलुप्ति होगा। सी अपने पास क्या है, उत्पाद है, तो बताओ समय के साथ साथ ये विलुप्त होगा या बनेगा, बिल्कुल सही बात, ये क्या होगा, बनेगा। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी, और सी के बनने की दर क्या होगी। तो इनको हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो जब भी हमें लिखना हो ए के विलुप्त होने की दर, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास ये जो है, ये है, इसका मतलब क्या है, ए के विलुप्त होने की दर। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ए के विलुप्त होने की दर। इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी न्यूमेरिकल अप्रोच से मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, आप इजीली न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाओगे। बस आप तो इतना मान के चलो कि जहां भी आपको अगर ऐसी कोई अभिक्रिया लिखी हुई हो और वहां पर dA/dt आपको लिख के दे दे, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ए के विलुप्त होने की दर है। बात समझ में आई? अगर मैं इसको -1/n1 से गुणा करवा दूं तो मेरे पास ये किस क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। बात समझे, वो क्या आ जाएगा अपने पास, अभिक्रिया का वेग। देखो आर इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया का वेग ही तो था ही। ओके, यहां पर अगर मैं बात करूं dB/dt के बारे में, तो ये मेरे पास क्या है, बी के विलुप्त होने की दर। अगर मैं यहां पर बात करूं dC/dt के बारे में, तो ये मेरे लिए क्या है, सी के बनने की दर। बिल्कुल सिंपल चीजें। ओके, कोई दिक्कत आपको यहां तक, परफेक्ट। अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये जो है इसको हम लोग वेग समीकरण भी बोल सकते हैं, कि सभी क्रियाकारक और सभी उत्पादों की फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, वेग समीकरण लिख दिया। सेम ये औसत वेग के लिए समीकरण लिख दिया, और ये किसके लिए लिख दिया मैंने,
बताओ किसके लिए लिखा? तात्क्षणिक वेग के लिए समीकरण लिखा। अब पहले हम लोग अभिक्रिया वेग के लिए समीकरण लिखना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्या है, क्वेश्चन आते हैं अपने पास। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है और कुछ पीवाईक्यूज भी है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना। ये सेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने थ्योरी पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, मैंने छोटा सा क्विक रिवीजन आपका करवाया। तो अब मैं अपने पास जो मेन क्लास का मोटिव है वो है पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके, अब ये इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड में डायरेक्टली आपसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत बार तो जेई और नीट में भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। तो उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना क्वेश्चंस को। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए औसत वेग। अब देखो किसके लिए लिखना है आपको, औसत वेग के लिए लिखना है। दूसरा क्या है, तात्क्षणिक वेग के समीकरण लिखिए। अच्छा दोनों के पूछ लिए, कोई बात नहीं, लिख देंगे। अभी 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 तो सीखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो बताओ क्या होगा अगर मेरे को इस अभिक्रिया के लिए, ये जो आपके पास अभिक्रिया दे रखी है, अगर इसके लिए औसत वेग का समीकरण लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल, रस समीकरण रीति को पहचानो। बताओ यहाँ पर रस समीकरण रीति कितनी, 1, यहाँ पर कितनी 1, और यहाँ पर भी कितनी 1। कोई टेंशन ही नहीं है, लिख दो जल्दी से। मैं यहाँ पर लिखूं, अगर औसत वेग लिखना हो तो आर ए वी। बताओ सबसे पहले मैं एच जी के लिए लिखूं, तो एच जी क्या है मेरे पास, क्रियाकारक। क्रियाकारक के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। रस समीकरण मिति का गुणांक का भाग लगाना पड़ेगा। तो 1/1 का कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं, एक ही बात है। ओके, अब क्या लिखूंगा, एच जी की सांद्रता में परिवर्तन। तो डेल्टा एच जी डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, परिवर्तन में लगा समय। बस बात खत्म। अगर मेरे को अब यही किसके लिए लिखना हो, क्लोरीन के लिए लिखना हो, तो क्या लिखूंगा, बराबर। ध्यान रखना, सारे के सारे वेग क्या होते हैं तुम्हारे पास, सिमिलर रहेंगे। मतलब कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि एच जी का वेग सीएल पे निर्भर नहीं करेगा, मतलब ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इंडिविजुअली मैं एच जी के फॉर्म में भी वेग लिख सकता हूँ, और मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, क्लोरीन के लिए भी लिख सकता हूँ। तो अब देखो मैं क्लोरीन के लिए कैसे लिखता हूँ। क्लोरीन के लिए देखो रस विघटन गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, 1/1। ठीक है, साथ में एक माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि बहुत बार हम लोग माइनस में गलती करेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना है। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है, क्रियाकारक है, तो -1/1। यहाँ पर देखो औसत वेग लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे। Cl2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब किसके लिखना है अपने को, MgCl2 के लिए लिखना है। ओके, तो MgCl2 का रसमें गुणांक 1। कौन है ये तुम्हारे पास, उत्पाद है, तो क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल MgCl2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, डेल टी हो जाएगा। तो ये तो आपने किसके लिए लिख दिया, औसत वेग के लिए लिख दिया। अगर सेम ऐसे मेरे को आर आई एन एस टी के लिए लिखना हो, ओके, तो आर आई एन एस टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस, सेम रसमीकरण में तो सेम रहेगा, बस डेल की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, अल्प अंतराल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस डी ए, सॉरी ए नहीं है, एच जी, डी एच जी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हाँ 1/1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब कुछ है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर भी देखो 1/1 का मतलब कुछ था नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस डी Cl2 डिवाइड बाई टी टी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, MgCl, मतलब जो आपके पास MgCl2 उसी के तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, डी। अब देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, डी MgCl2 डिवाइड बाई क्या आएगा आपके पास, dt आएगा। तो मेरे ख्याल से आप अभिक्रिया के वेग को लिखना सीख चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन एक और है, तो आप पॉज लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो एक बार के लिए पॉज लेके क्वेश्चन को लिख के देखिए, अगर आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते तो बोर्ड पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ और समझने की कोशिश करना। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने लिख के देख लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मेरे को यहाँ पे क्या लिखना हो, फिर से देखो औसत वेग का समीकरण लिखना है, और किसके लिए लिखना है, तात्क्षणिक वेग का समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आर ए वी की, तो आर ए वी कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे क्रियाकारक है, बहुत सारे क्या है, उत्पाद है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बी आर के लिए, तो बी आर क्या है, क्रियाकारक है, तो क्या लिखूंगा, -1/5। 5 क्यों लगाया, कि रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 5 है। तो मैंने बोला था रस समीकरण मिति गुणांक का क्या करना है, अपने को भाग लगाना है। तो यहाँ पर मैंने किया किया 1/5। तो यहाँ पर क्या दो औसत वेग के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, डेल। इसके लिए लिख रहा हूँ बी आर माइनस के लिए, तो क्या हो जाएगा, बी आर माइनस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल्स टू। अब किसके लिए लिखना है, BrO3 माइनस, रस समीकरण में कितना, 1। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, -1/1, सॉरी, डेल बी आर
O3 माइनस, क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट, डिवाइड बाय क्या रहेगा अपने पास, डेल टी इज इक्वल्स टू, अपने पास कौन अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही बात। ओके, तो अब क्या आने वाला है, -1/6 डेल एच प्लस डिवाइड बाय क्या आने वाला है, डेल टी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगर मेरे को हाइड्रोजन के लिए लिखना हो तो हाइड्रोजन के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/3, और साथ में क्या रहेगा, प्लस का साइन, क्योंकि सॉरी, किसके लिए लिखना है, Br2 के लिए, हाँ, Br2 के लिए अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस का साइन रहेगा, 1/3 रहेगा, साथ में अपने पास क्या रहेगा, डेल Br2 डिवाइड बाई डेल टी। अब देखो अपने पास एक उत्पाद और बच गया ना, H2O, तो H2O के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल सही बात, +1/3 डेल H2O डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप औसत वेग लिखना सीख चुके हो। उसके बाद देखो हम लोग इंस्टेंटेनियस भी लिख लेते हैं जल्दी से, तो RINST क्या हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल सही बात, रसमीकरण में गुणांक कैसे कैसे रहेंगे, साथ में जो आपने डेल लगा रखा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। ओके, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ एक बार, -1/5, मैच करवाना, देखिए आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा। ओके, और अगर सही लिखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और थम्स अप करके कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, डी Br माइनस डिवाइड बाई डेल टी, ये अपने पास क्या हो गया, Br माइनस के लिए हो गया, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, यहाँ पर क्या होगा, डी टी होगा, क्योंकि हम लोग तात्क्षणिक वेग लिख रहे हैं, बात समझ में आई? ओके, यहाँ पर देखो क्या होगा अपने पास, 1/1 डी Br03 माइनस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू -1/6 डेल, सॉरी डेल नहीं होगा, डी होगा, डी एच प्लस डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू +1/3 डी Br2 डिवाइड बाई डी टी, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पर क्या रहेगा, डेल H2O डिवाइड बाई, ओहो क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा अपने पास यहाँ पर, डेल नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, तात्क्षणिक लिख रहे हैं, तो क्या आने वाला होगा, DH2O डिवाइड बाई dt। ओके, क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आप अभिक्रिया के वेग के लिए क्या लिखना सीख गए, समीकरण लिखना सीख चुके हैं कि हम लोग औसत वेग के लिए समीकरण कैसे लिखेंगे, सभी के लिए, सभी क्रियाकारक और सभी उत्पादों के लिए। उसके बाद हम लोग जो सेकंड है कि हमारे पास तात्क्षणिक वेग कैसे लिखेंगे, वो भी मेरे ख्याल से लिखना सीख चुके हो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बोला 2A गिव्स देन उत्पाद, मतलब आपके पास 2A है। ओके, ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया में आपके पास कौन है, 2A है। ओके, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ अभिक्रिया को, 2A है, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है आपके पास, ए की सांद्रता 10 मिनट में, मतलब डेल्टा टी इन्होंने कितना दे दिया, 10 मिनट दे दिया, क्लियर है। साथ में मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से रह जाते, अच्छा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। तो इस समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है हमने से, ROR पूछा है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ जो डेटा दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे हमें डेल्टा टी दिया था, डेल्टा टी हमने लिख दिया, वो डेटा क्या दिया, C1 आपको पता है, C1 कितना हो गया, 0.5 मोल, 0.5 मोल पर लीटर। सेम ऐसे ही C2 भी आपको गिवन है, C2 कितना हो गया, 0.4 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत इसमें, दोनों चीजें आपको गिवन है। अब देखो क्या पूछा है, ROR, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ROR, तो ROR क्या होगा,
पहले अभिक्रिया को देखो, अभिक्रिया में देखो रस समीकरण में गुणांक 2 दे रखा है। बहुत सारे बालक क्या करेंगे, यहाँ गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, इस 2 को भूल जाएंगे और अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट कर देंगे, तो उससे दिक्कत होगी, वहां पे गलत आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी रस समीकरण में गुणांक दे रखा हो तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, बट्टा में लिखेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा सी डिवाइड बाय हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी होगा क्या, बिल्कुल होगा। डेल्टा सी क्या होता है, C2 - C1। बताओ C2 आपके पास कितनी है, 0.4। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 माइनस 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई कितना होगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 10 मिनट्स है। ओके, तो हम इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखो यहाँ से एक माइनस ऑलरेडी निकल के आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं माइनस यहाँ पे नहीं लिख रहा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो मेरे को नीचे 10 करना लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1/100। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में या फिर सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करें, तो अपने पास क्या बनेगा, 1/2 कितना होता है, 0.5। और 0.5 में अगर मेरे को पॉइंट हटाना हो तो क्या करूंगा, बिल्कुल 100 से, सॉरी 10 से डिवाइड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पहले आप पोज लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर बोर्ड की तरफ देखिए आप। ओके, तो ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, R → P एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्या है, कोई रिएक्टेंट R है, वो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट P बना रहा है, की सांद्रता 0.3 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.2 m हो जाती है। तो औसत वेग की गणना कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसने फिर से क्या दिया, डेल्टा टी हमें पता है, डेल्टा टी कितना हो गया, 25 मिनट हो गया। अब सांद्रता C1 कितनी है इसकी, बिल्कुल सिंपल 0.03 m। C2 कितना है इसका, 0.02 m। ओके, तो हमें क्या निकालना है, औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, अब देखो सांद्रता इसने किसकी दी है, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक मतलब माइनस का साइन साथ में जरूर लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर कोई रसमीकरण गुणांक नहीं है तो भाग करने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो एज इट इज लिखेंगे 1। रसमीकरण गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ROR, और ROR भी कौन सा वाला, एवरेज वाला, तो RAV क्या होगा, माइनस डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। अब बताओ डेल सी कितना हो जाएगा, C2 - C1, तो 0, माइनस तो अपने पास साथ चल ही रहा है, 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 25। ओके, तो आगे अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, माइनस एक साइन बाहर आएगा, ये बन जाएगा सॉरी माइनस तो नहीं होगा यहाँ पर, 0.01 डिवाइड बाई 25। अब जल्दी से सोल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। ओके, आगे चलते, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ओके, एग्जाम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 1.2 है इंटरनल में, एग्जाम्पल में। ओके, तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता, अब देखो किसकी सांद्रता बता रहा है, N2O5 की सांद्रता बता रहा है। अब तो आपके पास N2O5 कौन है, देख लेते हैं। N2O5 पे आपके पास क्रियाकारक, इसको जरूर थोड़ा ध्यान रखना। N2O5 की सांद्रता 0.33 मोल पर लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल पर लीटर रह जाती। तो अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनट, सेकंड के पदों में कीजिए। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी। तो 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो अभिक्रिया दे रखी है, उस अभिक्रिया को लिख लो। अभिक्रिया आपके पास क्या है, ओके, अभिक्रिया है ट्वाइस ऑफ N2O5 है। ये अभिक्रिया के क्या बना रहा है, 4NO2 प्लस, साथ में क्या बना रहा है, O2 गैस। अब देखो यहाँ पर क्या दिया आपको, सबसे पहले क्या डेल्टा टी गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, कितना है, 184, 184 मिनट। दूसरी बात, आपको क्या सांद्रता दी है क्या, हाँ बिल्कुल NTO5 की सांद्रता में परिवर्तन दिया है, वो क्या है उसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन। तो परिवर्तन बताओ, C1 सांद्रता कितनी है, C1 सांद्रता आपके पास
33 मोल पर लीटर। C2 सांद्रता कितनी है? बिल्कुल आपके पास कितनी है? 2.08 मोल पर लीटर। यहाँ तक क्लियर है चीजें? ओके, अब इसके बाद क्या है? बस अब तो सॉल्व हो ही गया क्वेश्चन। औसत वेग पूछा है तो औसत वेग हम लोग क्या बोलेंगे? RAV। क्या हो जाएगा? हाँ, अभिक्रिया को देखो और रस समीकरण मिति को मत भूलो। ठीक है, तो अभिक्रिया में देखो N2O5 की चीज देखिए तो रस समीकरण मिति कितनी है? वो 1/2 हो जाएगा ये। ओके, तो -1/2। यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है? 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं डेल्टा टी कितना है। डेल्टा टी भी तो गिवन है, हाँ उसका वैल्यू भी रख दो। तो डेल्टा टी आपके पास कितना दे रखा है? 184। मेरे ख्याल से अब आप आके कैलकुलेशन कर सकते हो। जल्दी से कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट में करो। अब देखो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा। मतलब हम लोग यहाँ से ये वाली कैलकुलेशन कर चुके हैं, मिनट वाली कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब घंटे वाली और सेकंड वाली कैलकुलेशन भी करनी है, तो वो कैसी होती है उसको मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखो, जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने देख लेते हैं एक बार जल्दी से कैलकुलेशन करके। माइनस, ओके, तो इसको जब हम लोग माइनस करते तो हमारे पास बचेगा माइनस, हाँ ये माइनस में बचेगा तो कितना होगा? माइनस, वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 184। इसको जब हम लोग रफली सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत आती है? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। तो आप खुद सोचो, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपको क्या करना है? एक मिनट की जगह 60 को पुट करना है। तो अगर देखो मेरे को इसको लिखना हो, मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मेरे को लिखना हो मोल, मैं केवल यूनिट के बारे में समझा रहा हूँ आपको, बाकी मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मोल, जो भी दिया है उसको डिवाइड में रखो। डिवाइड में कौन है? लीटर मिनट। अब आपको क्या पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो मिनट की जगह क्या लिख दो आप? अब देखो यहाँ पर ये एक मिनट ही तो है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर मल्टीप्लाई में साथ में क्या हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये 60 का क्या लग रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सेकंड में लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 60, जो कि किस में हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही अगर आपको आवर में करना हो तो आवर में बताओ, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 का भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 60 का भाग लगाऊंगा, यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मोल पर लीटर मिनट। अब देखो मिनट को मेरे को घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही 60 का भाग लगाऊं तो बताओ 60 कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर जाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये मतलब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? अब आवर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? घंटे में आ जाएंगे। फिर जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? मोल पर लीटर सॉरी, अब ये सेकंड में नहीं आएगा, अभी किस में आने वाला है? आवर में आना है। तो एच हो गया। तो मेरे ख्याल से आप कन्वर्ट करना सीख चुके हो। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था? ये मिनट वाली कैलकुलेशन हो गई थी। ठीक है, ये कौन सी वाली कैलकुलेशन थी? पर सेकंड वाली कैलकुलेशन थी। और ये कौन सी वाली थी? पर आवर वाली कैलकुलेशन थी। तो आप इजीली मेरे ख्याल से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? हाँ, एक एमसीक्यू है छोटा सा, आपके प्रीवियस ईयर का ही है। चलो देखते हैं हम लोग इसको। 10 मिनट में अभिकारक का सांद्रण 0.2 एम से 0.1 एम कम हो जाता है। अब देखो यहाँ बोल रहा है कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है मतलब सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। सांद्रता में कमी किसकी होती है? क्रियाकारक। और इसने बोल भी रखा है अभिकारकों का सांद्रण। सांद्रण मतलब सांद्रता। ओके, इसका मतलब क्या है? सांद्रता। चलो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट करो। मिनट, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 10 मिनट हो गया। C1 कितना हो गया? C1 हो गया 0.2 एम कैपिटल एम। ओके, C2 कितना हो गया?
0.1 m। तो बताओ यहाँ से अगर अभिक्रिया का वेग लिखना हो, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन, कभी क्या हमेशा ही आपके साथ ये होगी दिक्कत कि आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिख रहेगा कि आपको औसत वेग निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है। आपको खुद को समझना है क्वेश्चन को देख के कि वहां पर पूछा क्या है। जब भी सांद्रता में परिवर्तन दे तो आपको क्या सोचना है, औसत वेग के बारे में सोचना है। ओके, और जब भी आपको कोई एक इंस्टेंट मोमेंट पर सांद्रता में परिवर्तन निकाले तो वहां पर आपको किसके बारे में सोचना है, तात्क्षणिक वेग के बारे में सोचना है। ओके, तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमें ROR निकालना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, अभिकारक के लिए लिख रहे हैं, तो साथ में क्या रहेगा, एक माइनस भी रहेगा। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब साथ में देखो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं दे रखी तो हम लोग रसमीकरण विधि के बारे में सोचेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बताओ अब ये कितना हो गया, 10⁻⁻² मोल। अच्छा, मोलरिटी में दे रखा तो कोई बात नहीं, मोलरिटी पर मिनट, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब एक चीज और है, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आपको किस में दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर सेकंड को टिक करता है, सेकंड में देखो कुछ भी यूनिट नहीं दे रखी, तो जब तक यूनिट आपके पास, यूनिट क्या है, मोल, सॉरी मोलरिटी पर मिनट है, यहाँ पर आपके पास कोई भी यूनिट नहीं है तो इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे। आगे देखो, अगले वाले क्वेश्चन में एक और दे रखा है कि 0.01, हाँ ये क्या है आपके पास, 0.01 ही तो है ये। ध्यान से देखो, एम क्या होता है, मोल पर लीटर पर मिनट होता है। मतलब ये क्वेश्चन में आपके साथ साथ यूनिट से खेल रहा है, साथ साथ में क्वेश्चन तो पूछा ही, क्वेश्चन में साथ साथ क्या कर रहा है आपके साथ, यूनिट से भी खेल रहा है। अब देखो आपने पढ़ा होगा या फिर आपको याद भी होगा, हम लोग जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसका मतलब क्या है, डेसीमीटर का क्यूब, इसका मतलब यही तो है लीटर। ओके, और वो भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस, डेसीमीटर माइनस क्यूब में है ना। तो अगर इसको मैं लिखूं 1 DM-3, तो ये क्या बन जाएगा, 1L माइनस तो बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, लीटर भी लिख सकता हूँ। तो अपने पास ये आंसर करेक्ट हो गया, ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस छोटा सा आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछा था और ROR का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था, तो आप इजी क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझो, उसके बाद हम लोग करते हैं। एक बार सोचो, थोड़ा सा पॉज लेके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर सोल्व करते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास है अभिक्रिया 2N2O5 गैस 4NO2 प्लस O2 के लिए 100 सेकंड में NO2 की सांद्रता। अब देखो NO2 कौन है, NO2 यहाँ पर है क्रिया कारक है उत्पाद, यहाँ पर NO2 है उत्पाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, NO2 क्या है, उत्पाद है कि सांद्रता 5.2 गुणा 10⁻³ से बढ़ती है। यहाँ पर क्या दे दिया इसने, सांद्रता में परिवर्तन दे दिया, कि मतलब पहले सांद्रता कुछ हुआ करती थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, मतलब कुछ बड़ा उसमें से बढ़ के कुछ सांद्रता होगी, और वो कितनी बड़ी सांद्रता, वो सांद्रता बड़ी 5.2 गुणा 10⁻³ से बढ़ती है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं होनी चाहिए। तब अभिक्रिया के लिए दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर पूछिए। चलो मतलब फिर से क्या पूछे इसने, ROR ही तो पूछा है, और आपको पता है ROR किसके इक्वल होता है, बहुत अच्छा, जब सांद्रता में परिवर्तन दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे ROR को, ROR इज इक्वल्स टू, अब देखो प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं, प्लस इसलिए लगा रहा हूं कि इसने किसके लिए दी है, NO2 के लिए दी है। तो NO2 लिए क्या हो जाएगा, ROR प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4NO2, सॉरी किसके लिए लिखना है, NO2 के लिए लिखना है, और वो कितनी दे रखी है, 100 सेकंड में दे रखी है। अब यहाँ पर कितना होगा, 4 है, रसमी में ना, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ओके, तो इजिली सोल्व कर सकते हो। जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा 5.2। देखो आंसर कुछ है ऐसा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं देखा, इसको थोड़ा कंसाइज सोल्व करना पड़ेगा आगे। ओके, 100 सेकंड है, NO2 के लिए ये देखा है बिल्कुल। चलो 1/4, ये क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा ही। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम, ठीक है, ये हो गया 4 2 1 1 12 3 1.3, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर 1.3 इंटू 10⁻⁻5
मोल पर लीटर सेकेंड, या फिर हम लोग यहाँ पर किस में दे रखा है, स्मॉल m में दे रखा है, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखे, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, -5 ये हो जाएगा स्मॉल m पर सेकेंड। ओके, आंसर मैच करो कौन सा है, 1.3, 1.3 आंसर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया कुछ दे रखी है आपको, इसमें आपको दे रखा है DNS3 डिवाइड बाई dt। ओके, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तो D माइनस माइनस डेल H2 डिवाइड बाई डेल T का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने अभी वेग समीकरण लिखना सिखाया था, इसका एक अच्छा खासा यूज है, तो चलो इसको भी हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस सब अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया वेग समीकरण की। तो अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, -1/1, डेल में लिखना है तो डेल में लिख लो, औसत वेग के लिए लिखना है डेल इंटू डिवाइड बाई क्या होगा डेल टी, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा -1/3, क्या हो जाएगा डेल H2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल टी, इज इक्वल्स टू, अब देखो उत्पाद आ गया तो उत्पाद के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन काम में लेंगे, 1/2 डेल डेल NH3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल टी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक ये लिखने में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। अब देखो आपको किसका वैल्यू दिया है यहाँ पर, डेल NH3 डिवाइड बाई डेल टी, दैट मीन्स आपको इसकी वैल्यू गिवन है। जब इसकी वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है किसका है डेल H2, ठीक है, साथ में माइनस के साइन के साथ पूछा है, तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, दोनों का कंपेरिजन करवा लूँ यहाँ से। तो जैसे ही मैं दोनों का कंपेरिजन करवाता हूँ तो अपने पास क्या रिलेशन बनता है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा माइनस -1/3 -1/3 डेल H2 डिवाइड बाई डेल टी, इज इक्वल्स टू आपके पास बन रहा है +1/2 डेल NH3 डिवाइड बाई डेल टी। ओके, मेरे को ये कैलकुलेट करना है माइनस के साइन के साथ, तो मैं इसको यहीं रख लेता हूँ, माइनस डेल H2 डिवाइड बाई डेल टी। ये 3 मेरे को नीचे है, तो 3 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3/2। देखो नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बता रखी है कितना है, 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। ओके, यहाँ तक ये दे रखा है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड अपने पास बच गया। ओके, तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आज की कंप्लीट है। ओके, इसके बाद हम लोग देखो आपको एक डीपीपी मिलेगी, डीपीपी को बहुत आराम से सोल्व करना, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन भी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी है, तो उसको एक बार आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं ट्राई करना, और जल्दी मैं आपको डीपीपी का सोल्यूशन लेके आपके सामने आने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना, पहले अपनी पूरी मेहनत से उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। ओके, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।